सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सही कहा है। और इस समय अगर आप आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम देने वाले हैं, आपकी नींद उड़ी होगी, क्योंकि आपको अपने सपने साकार करने हैं। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अगले 20 प्रश्न। ये 14th वीडियो है, 14वां वीडियो है इस सीरीज का। और ये प्रश्न जो है मैंने पहले आपसे पूछा था, पिछले वीडियो में पूछा था कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने से पहले, जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उनका भी टर्म पूरा होने वाला है, उससे पहले दूसरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, पोस्ट खाली नहीं रखनी है। तो ये चीज़ कवर की गई है आर्टिकल 62 में, 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको पहले से ही सब तैयारी कर लेनी है कि प्रेसिडेंट जो है एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म से पहले अपॉइंट कर लिए जाएं। श्री रामनाथ कोविंद का जो टर्म है वो 14 जुलाई को पूरा होने वाला है, तो 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएंगे, 18 जुलाई को वोटिंग होएगी। आरबीआई ने एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया जो डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन देखता है देश में कितना हो रहा है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन एक पैरामीटर नहीं है, 5 पैरामीटर हैं उसमें से, तो कौन सा नहीं है? डिमांड साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, साइबर सिक्योरिटी, पेमेंट परफॉर्मेंस या कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इसका सही उत्तर है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर 5 पैरामीटर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या थे? डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। 2018 में ये शुरू किया था आरबीआई ने और 2005 इसके पैरामीटर्स हैं और इनके फिर सब पैरामीटर्स भी हैं। सब पैरामीटर्स सबको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। तो आप देखेंगे कि 2018 में जो उसको 100 अगर दिया है तो अभी 300 क्रॉस हो चुका है। ये 2021 सितंबर का लेटेस्ट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेक्शन आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा गलत है? कैग के बारे में कौन सा सही नहीं है? कैग जो है अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा और वो अपने ऑफिस से उन्हें वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उतना प्रोसीजर चाहिए हटाने का। एक इम्पीचमेंट का जैसे जज का प्रोसीजर है उतना मुश्किल है उनका भी। और जो एक्सपेंस होते हैं कैग के ऑफिस को चलाने को, उसमें जितने भी अलाउंसेस, सैलरी, पेंशन वगैरह हैं, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। और कैग सारे जितने भी रिसीट हैं, एक्सपेंडिचर हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरीज के, सबको ऑडिट कर सकते हैं। कैग प्राइवेट कंपनी कहाँ जहां भी उनको सही लगे वहां पर भी ऑडिट कर सकते हैं, ये बात सही नहीं है। अभी प्राइवेट कंपनी को ऑडिट करने का क्या मतलब है? कैग का, कैग बनाया सरकार के काम को ऑडिट करने के। सरकार और सरकारी संस्थाएं, कैग इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या 65 ईयर्स, जब तक भी जो जल्दी हो रिटायरमेंट का टाइम है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हुआ। आप ये देख सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट की कंपनीज भी, पीएसयूज भी, उनको भी कैग ऑडिट करता है। एक नॉर्म है एक्चुअली, आरबीआई का ऑडिट नहीं कर रहा है क्या, क्योंकि आरबीआई का अपना इंटरनल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है। अदरवाइज कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है या कोई सेल बेल, जितनी भी पीएसयूज हैं उन सबको भी कैग ऑडिट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को तो कर ही सकता है। आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने वर्ल्ड बैंक के साथ $105 मिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कलकत्ता में। तो कौन सा इनमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के काम में नहीं आता है? देखिए प्रश्न में वो कहानी जो बनाई है ना ऊपर वर्ल्ड बैंक की, उसका कोई खास रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से। आपको वर्ल्ड बैंक के काम में क्या नहीं आता ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक लोन देता है, क्रेडिट देता है, ग्रांट देता है तो सही है। लो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट रेट लो इनकम कंट्रीज को देता है, ये भी सही है। ये इंश्योर करता है लेंडर्स और इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। पढ़ा है आपने, वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है जो ये करता है। और ये सेटल करता है कोई भी डिस्प्यूट हो इन्वेस्टर्स के, यस, बिटवीन द कंट्रीज। ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट सेटल करता है मेंबर कंट्रीज के। ये काम कौन करता है वैसे? ये आंसर है इसका, ये काम करता है WTO। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये जो मीगा है, देखिए IBRD, वर्ल्ड बैंक बना आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944 के बाद। आज की डेट में 189 मेंबर है, 44 नेशन थे जब शुरू किया था उस समय जब मीटिंग में।
और 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। क्या है? IBRD जो आपको लोन देता है, ग्रांट देता है। IDA लो और नो इंटरेस्ट लोन देता है लो इनकम कंट्रीज को। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पहला वाला है IBRD, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और थर्ड है IFC, ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऐसे कंपनी जो काम कर रही हैं जिससे फ़ायदा हो रहा है कम्युनिटी को, प्राइवेट कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं। IFC मीगा करता है, जो लेंडर्स हैं उनको रिस्क कवर करता है, पॉलिटिकल रिस्क जो होता है जैसे कि वॉर से। और ICSID जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो इन्वेस्टमेंट के चलते डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करता है। कुछ टाइम पहले अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को 1004 करोड़ का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। प्रश्न ये है यहाँ पे, और ये किस काम के लिए दिया? रिफॉर्म करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को। अब प्रश्न क्या है, किस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ये अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनका जिक्र होता है? आंसर है इसका 12th शेड्यूल। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी रिसेंटली डिस्कशन में था। और 7th शेड्यूल में क्या आते हैं? 3 लिस्ट आती है, यूनियन, स्टेट और करंट। और 8th शेड्यूल में होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं। और 74 अमेंडमेंट में ये जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, इनको ऐड किया था 12th शेड्यूल में, जिनके हम भी बात कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने भी रिसेंटली 320 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट है 5 पोर्ट के लिए, उनको डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू किया है प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पोर्ट्स के बारे में? टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं इंडिया में। मेजर पोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार देखती है मेजर पोर्ट को। माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट जो हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ द पोर्ट है वो मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट में स्ट्रिक्टली किया जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से। अब मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, माना पोर्ट के बारे में, बट यहाँ पर ना ऑप्शन एलिमिनेशन ऑफ मेथड, इसको देख के लग रहा है कि भाई पोर्ट की टेक्टिकल सिग्निफिकेंस भी तो होएगी। पोर्ट तो नेवी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो केवल ट्रैफिक को देख के हम कैसे बोल सकते हैं कौन सा मेजर होगा? ये सही आंसर हो गया यहाँ पे। पोर्ट का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें इस चीज़ का भी बहुत रोल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिग्निफिकेंस है उनकी, उसके हिसाब से किया जाएगा। टोटल 13 पोर्ट हैं, 200 मेजर पोर्ट है 13, 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट हैं। और यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है पोर्ट को, मेजर पोर्ट को। माइनर और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो होती है कोस्टल एरिया में जिस स्टेट में आती है वहाँ से मैनेज होता है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डेवलप करने का मैंडेट लेके बैठा है? तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 5 में तो नन ऑफ दीज है। एपेडा, ट्राइफेड, नेफेड और नबार्ड। आप यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। नबार्ड को स्पेसिफिकली ये काम तो नहीं मिलेगा। और एपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट अथॉरिटी, देखिए एक्सपोर्ट पर फोकस दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट का कुछ कनेक्शन है ट्राइबल से, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। और ये नेफेड और ट्राइफेड तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बना देगा, है तो ट्राइफेड यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, हर चीज़ की मार्केटिंग की बात करते हैं। बट जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो ट्राइफेड इज द एजेंसी की जो ट्राइफेड बनाई थी कोऑपरेटिव 1987 में, वो ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई है। तो जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं जैसे कि मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल टेक्सटाइल, पोट्री, पेंटिंग्स, उनको प्रमोट करने के लिए इसको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनका डेवलपमेंट मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लाइवलीहुड के लिए। नॉन टिम्बर बेस्ड, ये नहीं कि जंगल काट के उधर चंदन की लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं अलाउ है या वो उसको प्रमोट नहीं करना है। लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक जो बांस है, केन्स हैं, फॉडर्स होते हैं, जानवर को खिलाने वाला चारा है, पत्तियां हैं, गम्स हैं, डाइज हैं, शहद है, जंगली फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इन सब को प्रमोट करने के लिए बनाया गया ट्राइफेड। जीआई टैग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा फॉल्स है? जीआई टैग जो है नेम या साइन दिया जाता है उन प्रोडक्ट को जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं, केवल हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोडक्ट को मिलता है। ये भी ऐसे वर्ड आए ना, ओनली, ऑल, एक्सक्लूसिव, इन पे एकदम ना दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। तो ये और भी बहुत चीज़ों में मिलता है। अगर आप इसका देखिए आंसर देखिए यही है। आईपीआर की बात होती है क्योंकि इसका पर्पज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करना, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा ये मिलता है।
तो जीआई टैग जो है कोई नाम दिया जाता है, कोई साइन दिया जाता है सर्टेन प्रोडक्ट्स को जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से हो, किसी कंट्री से हो, किसी टाउन से हो। और ये किसी भी चीज़ में हो सकता है कि वाइन, मैंने एक दूसरे क्वेश्चन में आपको बताया था कि कितने ज़्यादा ग्लोबली वाइन के जीआई टैग हैं, है ना। स्पीड ड्रिंक हैं, फूड स्टफ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, किसी भी चीज़ में रिलेटेड चीज़ों में जीआई टैग मिल सकता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री उसको प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और ये जो हमने यहाँ पर बात लिखी थी ये ऑप्शन भी सही है इसलिए, लेकिन केवल हैंडीक्राफ्ट और फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है ये सही नहीं है, और भी चीज़ें इसमें ऐड हो। रिसेंटली सेबी ने जो नेट एसेट वैल्यू है उसके एप्लीकेबिलिटी के लिए, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ स्कीम लॉन्च किया, कुछ फ्रेमवर्क लॉन्च किया। एनएवी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बेसिकली आपसे सेबी की गाइडलाइन नहीं पूछी है, एनएवी को समझते हो आप नहीं ये पूछा है। एनएवी रिप्रेजेंट करता है जो फंड्स का पर शेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअली एनएवी मार्केट वैल्यू से डिफरेंट है, आपको पता होगा, लेकिन जो दिखाता है ये पर शेयर की मार्केट वैल्यू दिखाता है। लेकिन कैसे दिखाता है मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कैश एंड सिक्योरिटीज इन ए फंड्स पोर्टफोलियो माइनस लाइबिलिटी। तो वैल्यू क्या है उसकी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, उसको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, ऐसे ही निकालते हैं इसको। एनएवी एंड मार्केट प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड आर टू डिफरेंट थिंग। देखिए, है ना, मार्केट प्राइस जो है वैल्यू और प्राइस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, भी बताता हूँ आपको आंसर में। एनएवी नेसेसरली दिखाता है परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, नेसेसरली, फिर से ऐसा एक कीवर्ड मिल गया जो मैं बात कर रहा था, ऑल, एवरी, यही इसका आंसर है। परफॉर्मेंस दिखाता है बट नॉट नेसेसरली। तो एनएवी अगर आप देखते हैं तो वो क्या दिखाता है, ओवरऑल वैल्यू क्या है उसकी। अब प्राइस में जो मैंने आपको बोला, प्राइस में डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस एंड एनएवी आर टू डिफरेंट थिंग, क्योंकि मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है हर मिनट, जबकि एनएवी डिसाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। शाम को देखा कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, उसके बाद जो बचा उसको डिवाइड कर दो बाय नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, तो वो एनएवी निकल गया। एनएवी अगर बढ़ता है तो वो ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन नेसेसरली वो उसका परफॉर्मेंस दिखाएगा जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट पीएम फसल बीमा योजना के बारे में गलत है। ये जो स्कीम है एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, ये ठीक है, और इसने रिप्लेस किया NAIS, MNAIS, WBCIS। हॉर्टिकल्चर क्रॉप इसमें इंश्योर्ड नहीं है। और कौन इनमें जो एक प्रोजेक्ट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है इसमें स्कीम का है कि फार्मर को एनकरेज करना इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। ये तो इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है ये वाला कि हर केस में सही होगा। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप इसमें इंश्योर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हैं, ऑयल सीड्स भी हैं, फूड क्रॉप भी हैं। और ये मैंने बहुत बार आपको बताया कि 2% आपको जो प्रीमियम देना था फार्मर को खरीफ सीजन के लिए 2% देना होता है, 1.5% देना होता है रबी सीजन के लिए। इससे पता लगता है कि रबी सीजन में यानी कि रिस्क कम है। ये खरीफ सीजन में फ्लडिंग बहुत होती है और सूखा भी पड़ता है बहुत जगह है, तो रबी सीजन में विंटर रेन तो थोड़ा बहुत हो ही जाती है और ये फ्लडिंग नहीं होती है। और कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कितना देना है प्रीमियम, 5% देना है। बैलेंस जो प्रीमियम है कि प्रीमियम लोग को कम रखा गया है इंश्योरेंस स्कीम को प्रमोट करने के लिए, बैलेंस प्रीमियम देती है भारत सरकार, जिससे कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको सपोर्ट मिले, लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लें, इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेके आएँ, क्रेडिट फ्लो बना रहे एग्रीकल्चर में। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, पेस्ट हैं, डिजीज हैं, उनसे जो नुकसान हो सकता है उसके लिए ये इंश्योरेंस स्कीम है। और इसमें MNAIS मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को मर्ज कर दिया गया। ओबिस्कस सर्वे जो न्यूज में आती रहती है, इसमें C का क्या मतलब है। अगर आपको ओबिस्कस का फुल फॉर्म मालूम है तो आप बता ही दोगे। RBI कराता है ये सर्वे, एग्जाम पे क्वेश्चन तो बनता है। ओबिस्कस यहाँ पे C है, कैपेसिटी से मतलब ऑर्डर वैल्यू, इन्वेंटरीज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ये तीनों चीजें क्या दिखाती हैं कि कितनी मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। अगर किसी कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर बुक्स हैं, यानी कि उनको ऑर्डर मिला हुआ है माल सप्लाई करने के लिए, तो अच्छी स्थिति है। इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी है, यानी कि बना के माल रखा हुआ बिक ना रहा है, तो वो खराब स्थिति है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यूनिट लगाई थी 1000
सपोज हमने शू की यूनिट लगाई है, 1000 जूते एक दिन में बना सकते हैं, लेकिन बन रहे हैं 300, इसका मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, 100% हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी जो फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी में चल रही है, यानी कि इस समय इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़िया चल रही है। तो ये जो सर्वे है दिखाता है एक्चुअल डेटा जो इंडस्ट्री में हो रहा है, उससे पता लगता है कि क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, ओवरऑल क्या बिजनेस साइकिल चल रहा है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो IRDA रिन्यूएबल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में सही नहीं है? यह आती है MNRE के अंदर में। और एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वह है फाइनेंशियल सपोर्ट देना रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट को। ये रजिस्टर्ड है NBFC विद RBI, अगर NBFC रजिस्टर्ड हो तो RBI के साथ ही होगी। और ये फाइनेंस करता है ओनली इन हाइड्रो एंड सोलर। ये मिलेगी आपको आंसर ओनली, मतलब केयरफुल रहना है हर बार, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ ओनली लिखा हो तो उसको आप बोलो यही आंसर होगा। कि रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो और सोलर तो अकेले नहीं आता, और भी चीज़ें आती हैं। ये आंसर ठीक है उसमें, जैसे विंड है, बायो एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, वेस्ट टू एनर्जी, ये भी चीज़ों को वो प्रमोट करता है। और यस, ये एक NBFC जैसा रजिस्टर्ड है IRDA। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ, प्रोग्राम का नाम ही माँ है, MAA। ये किस चीज़ पे एम करता है? और दोस्तों अगर आप अभी जान नहीं रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम भी आपकी 50% फास्टर करता है प्रिपरेशन, क्योंकि आपका जो कंटेंट है टू द पॉइंट है एग्जाम के लिए। फालतू चीज़ें हम काटते हैं। एक्चुअली आज इंटरनेट के ज़माने में आपके पास इतनी एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या नहीं पढ़ना है इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्या पढ़ना है। तो वो कटिंग द क्लटर हमारी स्ट्रेटजी है। हम आपको वो देते हैं जो एकदम एग्जाम के काम का होता है, उसको बार बार लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार में याद थोड़ी ना हो जाएगा, समझ में थोड़ा ना आ जाएगा ओवरऑल, लेकिन आपका जो टाइम बचेगा, आपका सिलेक्शन जल्दी होएगा। BPDA फ्री में देते हैं, ऑल मॉक टेस्ट फ्री में है, करना आपको है। तो ये जो माँ प्रोग्राम है इसका फोकस क्या है? मेंटल हेल्थ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, मैटरनल हेल्थ ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, मेंटल हेल्थ ऑफ यंग मदर्स, एज ऑफ द मैरिज अमंग रूरल गर्ल्स, फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। दिस इज द राइट आंसर। ब्रेस्ट फीडिंग पे इसका फोकस है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस टू रिविटलाइज द एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस थ्रू हेल्थ सिस्टम। इसमें अवेयरनेस जनरेशन करानी है, पहले लोगों को बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं। माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बीच में मॉडर्न प्रैक्टिस आने लग गई थी, माँ का दूध पिला नहीं रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें पहला दूध में ये प्रॉब्लम होती है, जबकि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बढ़िया आहार है। तो ये प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है इसमें कम्युनिटी लेवल पे, और इसमें अवेयरनेस क्रिएट करके। निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है अगर एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है बाई इशूइंग द शेयर इशू करके? तो ये बहुत सिंपल है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस न्यू स्टॉक इशुएंस करने के बाद उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी पब्लिक में अपने शेयर इशू कर रही है वो कहलाता है IPO, और प्राइवेट कंपनी फिर पब्लिक कंपनी हो जाती है कि पब्लिक में शेयर आ गए उसके, पब्लिक से जनता इन्वेस्ट कर रही है उसमें, पब्लिक कंपनी बन जाती है प्राइवेट से। और फॉलो ऑन ऑफर क्या होता है? अगर एक पब्लिक कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड है, वो फिर से अपने कुछ शेयर बेच रही है, दोबारा भी तो बेच सकती है ना, एडिशनल शेयर बेच रहे हैं वो, तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन ऑफर। फॉर सेल में क्या होता है? सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, सिक्योरिटीज डायरेक्टली नहीं बेची जाती हैं पब्लिक को, लेकिन किसी इंटरमीडिएट के द्वारा बेची जाती हैं, कोई स्टॉक ब्रोकर होगा उसके द्वारा बेची जाती हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP में क्या होता है कि पब्लिक को बेचने के ना बहुत सारे झंझट हैं, मतलब सेबी की गाइडलाइन पूरा करेंगे, उसके प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे, IPO लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन प्राइवेटली अगर QIP कर रहे हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन को अपने शेयर बेच रहे हैं या शेयर से इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, CCPS हो सकते हैं, वो सब मेथड जो है आता है QIP के अंदर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट निम्न में से किस चीज को यूज करते हैं, किस डेटा को अपना DA कैलकुलेट करने के लिए? DA क्या है? डियरनेस अलाउंस है, यानी कि आपकी जो सैलरी लिखी रहती है, पहले बेसिक सैलरी, फिर उसके ऊपर लिखा रहता है DA मिलता है। तो जो DA होता है ये कहाँ से आता है? ये तो DA जब बढ़ता है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है?
तो इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर करेंगे तो एग्रीकल्चर में काम आएगा, रूरल में होगा, रूरल अर्बन कंबाइंड भी नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको आप इंडस्ट्रियल वर्कर मान सकते हैं। सीपीआई फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा अलग से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो होता है ये इसमें लिया जाता है और बेसिकली क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन कवर कर रहा है। आपका जो डीए होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है वस्तुओं की, तो आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी ना, तो जो सैलरी बढ़ेगी उसको बोलते हैं डीए के हिसाब से बढ़ती है। फिर सैलरी कब बढ़ती है, जब 10 साल में नया पे कमीशन आता है सरकार में, अदरवाइज डीए समय समय पर लगता रहता है, जिससे कि आप की जो सैलरी है वो आपकी महंगाई को कवर करती रहे। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रश्न ये है कि कौन सा सही डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, जबकि नेशनल पार्क की फिक्स बाउंड्री है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड की जा सकती है, नेशनल पार्क सेंचुरी अपग्रेड की जा सकती है नेशनल पार्क में, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है, नेशनल पार्क को वापस नहीं किया जा सकता है सेंचुरी में। नेशनल पार्क जो इंक्लूड करता है फ्लोरा फौना और कोई भी ऑब्जेक्ट है उधर हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस का उसमें, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल बनती है फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें सारे ही डिफरेंस सही है, ये सब डिफरेंस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में। बेसिकली सेंचुरी अपग्रेड की जा सकती है नेशनल पार्क में, बट डाउनग्रेड नहीं की जा सकती है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ओपन है जनरल पब्लिक के लिए, जबकि यूजुअली नेशनल पार्क ऐसे ओपन नहीं होता, उसमें सिक्योरिटी होती है, उसमें कुछ एंट्री के तरीके होते हैं। नेशनल पार्क जो फॉर्म किए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा उनको पास किया जाता है। उस एरिया में कोई भी फ्लोरा फौना, कोई भी और हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस का ऑब्जेक्ट आएगा वो सब इसमें आते हैं। और नॉर्मल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कोई गांव नहीं होता ऐसे वहां रहने के लिए। नेशनल पार्क पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आता है आरबीआई में, मोस्टली प्री में आता है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आरसीएस उड़ान स्कीम के बारे में। 2016 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट है उनको डेवलप करना, ऑप्शनलाइज करना, और 10 साल के लिए स्कीम है। वैल्यू गैप फंडिंग जो है इसमें जो मिलती है वो कार्गो एयरलाइन और पैसेंजर एयरलाइन दोनों के लिए मिलती है। ये सही नहीं है, कार्गो की इसमें बात नहीं है, क्योंकि उड़ान जो स्कीम है उड़े देश का हर नागरिक, तो ये नागरिक पे फोकस्ड है, पैसेंजर पे फोकस्ड है। कई बार ना नाम से बहुत कुछ पता लगता है, तो इसमें कार्गो पे फोकस नहीं है, बाकी सारी बातें सही हैं। स्कीम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आइडिया क्या था इसमें कि जो रीजनल हैं, मतलब जो छोटे एयरपोर्ट हैं उनको कनेक्ट किया जाए और अफोर्डेबल बनाया जाए एयर फेयर को, लोग एयर ट्रेवल को यूज करें, सस्ता बनाया जाए, तो जिससे प्रमोट किया गया है यहाँ पे और फंड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसमें जो सब्सिडाइज कर रही है एक तरीके से आप बोल सकते हैं 10 साल के लिए इस स्कीम के तहत, जिससे कि छोटे एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुके हैं जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट हैं, और नए एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, इसकी न्यूज भी आपको आती रहती होगी। अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, जिनमें एक फ्लाइट पर डे से ज्यादा नहीं होती है, और अनसर्व्ड क्या है, जहाँ पे कोई रेगुलर ऑपरेशन ही नहीं है, ऐसे एयरपोर्ट बने हुए बना के छोड़ दिया, वहां पे कोई रेगुलर फ्लाइट आती ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं अनसर्व्ड। फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि इलेक्टेड एयरलाइंस को मिलते हैं, जिससे कि वो अपना एनकरेज हो यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे फ्लाइट चलाने के लिए। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट डीएसआईबी के बारे में सही नहीं है। डीएसआईबी डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इसके बारे में 3-4 बार बात कर चुका हूँ। आरबीआई अनाउंस करता है, बिल्कुल वही करेगा। देयर आर 3 डीएसबी, यस सही है, तीनों का नाम एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। डीएसआईबी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस। रेगुलेटरी रिलैक्सेशन, एक्चुअली वहां पर तो रेगुलेटरी टाइटनिंग होती है, क्योंकि ये सिस्टेमिक रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे तो और ज्यादा रेगुलेटरी टाइटनिंग है। तो ये आपको मिल गया आंसर, अब बाकी पढ़ लेते हैं। और जो इंडिकेटर्स जो हैं दे आर यूज फॉर असेसमेंट ऑफ साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इंडिकेटर्स हैं इसके, ये भी ठीक है, लेकिन
रेगुलेटरी रिलैक्सेशन ना होते, रेगुलेटरी तो टाइटनिंग होती है क्योंकि ये बड़े बैंक हैं। तो यहाँ पे एडिशनल पॉलिसी मेजर्स लगते हैं टू मैनेज द सिस्टेमिक रिस्क एंड मॉरल हैजार्ड इशूड पोस्ड बाय देम। अब मॉरल हैजार्ड, अब सोचते हो अब ICICI बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो देश का बैंकिंग सिस्टम हिल जाएगा। बोले इतना बड़ा बैंक फेल हो रहा है, लोगों का भरोसा उठ जाएगा बैंकिंग सिस्टम से, तो वो है मॉरल हैजार्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो इन कंसल्टेशन विद BCBS बैंक बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन और नेशनल अथॉरिटीज के साथ मिलके आइडेंटिफाई करता है ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। 2011 से शुरू किया इनने। उसी तरीके से हमारे देश में हमने शुरू किया डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक आइडेंटिफाई करना। 2014 में RBI ने फ्रेमवर्क शुरू किया और RBI दिस फ्रेमवर्क रिक्वायर्स RBI टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द बैंक डेजिग्नेटेड एट DSIB स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 और इन बैंकों के ऊपर अप्रोप्रिएट बकेट्स में इनको डिवाइड करना जिससे कि हम सिस्टेमिक इंपॉर्टेंस इसको निकाल सकें और हम इसको मैनेज कर सकें। निम्न में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है बिजनेस एथिक्स का? डिफाइंड एज डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन मेक ऑन इश्यूज दैट कुड नॉट बी कंसिडर राइट और रॉन्ग। थोड़ा वेग स्टेटमेंट है ये कि कोई इशू को राइट और रॉन्ग नहीं बनाता। द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। यस, एथिकल डायलेमा बोलते हैं ना, कब आएगा वो जहां पर राइट एंड रॉन्ग का सिचुएशन है, बिजनेस सिचुएशन है या कोई एक्टिविटी या कोई डिसीजन लेना है, उसमें ये सिचुएशन आ सकती है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगला देखते हैं, एथिकल प्रोसेसेस बिजनेस यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव गुड एथिकल स्टैंडर्ड। ये क्या है? गुड एथिकल, जो एथिकल है वो तो सही ही होना चाहिए। गुड एथिकल मतलब बैड एथिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? एथिक्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिसेस, वो एथिक्स की बात हो रही है? नहीं, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। तो जो बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटीज या डिसीजंस हैं उनको राइट और रॉन्ग एड्रेस करने की सिचुएशन को हम बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस एथिक्स। कौन सा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन का, HRM का? ह्यूमन रिसोर्स एडिक्वेट कैपिटल पोजेस करे, टूल हो उसके पास अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए। मतलब कहना ही चाह रहे हैं कि अगर आपने हायर किए कंप्यूटर इंजीनियर्स तो सबके पास बहुत हाई एंड लैपटॉप हों, एडिक्वेट टूल हो गया ना उनका, वो लैपटॉप उनका टूल हो गया, तो वो होना चाहिए HRM का मेन जो ऑब्जेक्टिव है HRM का। और इट पोजेस ये इंश्योर करना है कि एडिक्वेट कैपिटल हो उसके लिए। अब ये थोड़ा बड़ा मुश्किल काम है भाई, HRM डिपार्टमेंट का काम है लोगों से परफॉर्मेंस निकालना। कैपिटल कम है या ज़्यादा है कंपनी में वो उसका ना तो उस पर कंट्रोल है। और ऐसी सिचुएशंस होती हैं कैपिटल कम होने के बाद भी एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटी चेंज की जा सकती है, प्रोसेस चेंज किया जा सकते हैं। तो ये एडिक्वेट कैपिटल का तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन को मदद करना, अपने एम्प्लॉय को मदद करना इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, ये ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि एक नया आदमी है उसको कैसे काम करना है और जो सीजन्ड आदमी है उसको कैसे काम करना है, हर स्टेज में कैरियर के हेल्प करना। इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट वर्दीनेस एमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वहां पर क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाना HRM का काम है? नहीं, ये तो कैसे भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लोन ही नहीं लेती, ले ही नहीं किसी से या उन्हें मिल ही नहीं सकता। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट वर्दीनेस क्यों बढ़ानी है? इंप्रूव द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लगती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है बड़ी कंपनी के लिए, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पहले बड़े कॉर्पोरेट तो बन जाओ तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादा अच्छे से काम करेगी उसमें। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो तो उससे मार्केट वैल्यू ऐसे डायरेक्टली बढ़ेगी वो भी नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट भी वेग सा है। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो दिए गए हैं, और आपको एग्जाम में हमेशा छांटने होते हैं बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन को सारे पढ़िए और बेस्ट ढूंढिए। और HRM का ये काम है कि वो एक फॉर्मल प्रोसेस बनाए, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है और कैसे एम्प्लॉय जो है अपना गोल अचीव कर सकता है, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, कैसे उन्हें मोटिवेटेड रखा जा सकता है, कैसे डिफरेंट स्टेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय इफेक्टिव रह सकता है, एफिशिएंट रह सकता है और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा हो सकता है। ये HRM का गोल है। विक्रम ने सेल्स टीम ज्वाइन की एक इंश्योरेंस कंपनी 2 महीना पहले, लेकिन वो अपने टारगेट मिस कर रहा है बार बार। उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए अविनाश जो सेल्स मैनेजर है उसने उसके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करी है जिससे कि उसकी प्रॉब्लम को पूरा ब्रेक डाउन करेगा, छोटे छोटे हिस्सों में समझेगा और उनको अकॉर्डिंगली गाइड करेगा। तो अविनाश उम्मीद करता है कि वो विक्रम को
हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, जो भी उसको अपने चेंजेस करने हैं, जो भी बात करने का तरीका है सेल्स में, उसमें जो भी चेंजेस करने उसमें हेल्प करेगा। इस सिचुएशन में अविनाश किस तरीके से एक्ट कर रहा है, मतलब वो एक फिगर हेड है, लीडर है, लाइजनर है, इवेल्युएटर है या मॉनिटर है? आपको अपना आंसर लिखना है कमेंट में, और इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको फायदा होगा। आपका आंसर गलत भी होता है कोई बात नहीं, सही आंसर आपको तब याद रहेगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। जब तक आपने कोई चीज हासिल नहीं करी है तब तक वो लगती है इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल बन जाता है आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग देखिए आप, इम्पॉसिबल बन जाता है आई एम पॉसिबल, अगर आप उसके लिए इतना डेडिकेशन रखते हो, उतने एफर्ट डालते हो। आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए।